नमस्कार। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भारत का आर्थिक भूगोल एक बहुत ही जरूरी विषय है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसके जो सबसे अहम पहलू हैं, जैसे कि जनसंख्या, कृषि और उद्योग, उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस एक जबरदस्त आंकड़े से। भारत की 60% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। सोचिए, इसका मतलब है एक बहुत बड़ी युवा वर्कफोर्स। यही वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो देश की आर्थिक तरक्की की सबसे मजबूत नींव बन सकता है। लेकिन ये जो युवा शक्ति है, ये पूरे देश में एक जैसी नहीं फैली है। कहीं आबादी बहुत ज्यादा है तो कहीं बहुत कम। और जनसंख्या का यही अलग अलग बंटवारा भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक हालातों को तय करता है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, 2011 की जनगणना के ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये हमें एक कहानी बताते हैं। ये दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों पर संसाधनों का कितना ज्यादा दबाव है। वहीं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के सामने विकास की चुनौतियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर देश की नीतियां बनती हैं। तो सवाल उठता है कि इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरता है और उन्हें रोजगार कहां से मिलता है? इसका एक सीधा सा जवाब है खेती, यानी कि कृषि। और ये आंकड़ा आज भी उतना ही सच है। भारत की 2/3 आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे तौर पर खेतीबाड़ी पर निर्भर है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अच्छा, अब भारतीय कृषि को अगर समझना है तो इसका सबसे पहला कदम है यहाँ के फसल पैटर्न को समझना। मतलब कब कौन सी फसल बोई जाती है। और ये मुख्य रूप से 3 मौसमों में बटा हुआ है। ये टेबल आप कह सकते हैं भारत के पूरे कृषि कैलेंडर का निचोड़ है। देखिए, खरीफ की फसलें पूरी तरह मानसून पर निर्भर हैं, जैसे चावल। रबी की फसलें सर्दियों में होती हैं, जैसे गेहूं। और इन दोनों के बीच जो गर्मी का छोटा सा मौसम होता है, उसमें जायद की फसलें, जैसे सब्जियां और फल उगाई जाती हैं। तो खेती की बात हो गई। अब जमीन के ऊपर से जरा नीचे चलते हैं और उन खनिज संसाधनों को देखते हैं जो भारत के औद्योगिक विकास को ऊर्जा देते हैं, जो उसका ईंधन है। भारत की जो खनिज संपदा है, उसे हम समझने के लिए मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हैं धात्विक खनिज, जैसे लोहा। दूसरे अधात्विक, जैसे चूना पत्थर। और तीसरे हैं ऊर्जा संसाधन, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। ये बंटवारा हमें ये समझने में मदद करता है कि कौन सा खनिज किस उद्योग के काम आएगा। अब ये नक्शा देखिए। इससे एक बात साफ होती है कि भारत के खनिज संसाधन हर जगह नहीं मिलते। ये कुछ खास इलाकों में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम मिनरल बेल्ट्स या खनिज पेटियां कहते हैं। ये हैं वो 4 प्रमुख पेटियां जो ज्यादातर प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में हैं। छोटा नागपुर का पठार तो जैसे भारत का मिनरल हार्टलैंड है। इन्हीं पेटियों में देश के ज्यादातर धात्विक खनिजों के भंडार मौजूद हैं। अब जहां ये संसाधन उपलब्ध हैं, वहां उद्योग लगेंगे, ये तो एक सीधी सी बात है। लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। और भी बहुत कुछ है जो ये तय करता है कि कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन तय करना असल में एक बहुत ही जटिल फैसला होता है। इसमें इन 2 तरह के फैक्टर्स के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है, भौगोलिक और गैर भौगोलिक। अच्छा, पहले भौगोलिक कारकों को देखते हैं। कभी सोचा है चीनी मिलें हमेशा गन्ने के खेतों के पास ही क्यों होती हैं? क्योंकि गन्ना भारी होता है, उसे दूर ले जाना महंगा पड़ता है। इसी तरह बिजली, मजदूर और बाजार की नज़दीकी भी उद्योगों की लोकेशन तय करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ भूगोल ही सब कुछ तय नहीं करता। सरकार की नीतियां भी बहुत मायने रखती हैं, जैसे बेंगलुरु का आईटी हब बनना। इसके अलावा पैसा कहाँ उपलब्ध है और बैंकिंग जैसी सुविधाएं कैसी हैं, ये सारी बातें मिलकर किसी भी औद्योगिक लैंडस्केप को उसकी आखिरी शक्ल देती हैं। तो चलिए अब इस पूरी पहेली के आखिरी और सबसे अहम टुकड़े पर चलते हैं, वो बुनियादी ढांचा जो देश भर में लोगों, संसाधनों और उद्योगों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारतीय रेलवे को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। अब इतने बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए इसे बेहतर तरीके से मैनेज करना जरूरी है। इसीलिए इसे 18 प्रशासनिक जोन में बांटा गया है। यहाँ कुछ प्रमुख जोन और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं। ये हेडक्वार्टर्स अपने अपने इलाके के लिए एक तरह से नर्व सेंटर का काम करते हैं, जहां से पूरे रीजन के रेल ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल किया जाता है। रेल के अलावा भारत अब परिवहन के लिए अपने विशाल जल मार्गों के नेटवर्क को भी तेजी से विकसित कर रहा है, जो कि सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है।
ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। जैसे गंगा नदी पर बना NW1 उत्तर भारत को बंदरगाहों से जोड़ता है, तो वहीं ब्रह्मपुत्र नदी पर बना NW2 पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन है। ये जलमार्ग व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था जनसंख्या, कृषि, खनिज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। अब यहाँ असली सवाल ये उठता है कि इन सभी चीज़ों का तालमेल आने वाले दशक में भारत के आर्थिक भविष्य को कैसी शक्ल देगा, और इसी तालमेल को समझना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती और अवसर है।